नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपका दोस्त अरविंद सिंह आप सबके बीच हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस कोरोना महामारी के दौर में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, अभी तक जो थीं और आगे जो होने वाली हैं, किस तरह का असर दिखेगा। जो आर्थिक जानकार हैं उन सबों का क्या मानना है इस विषय में। तो इसी को लेके आज हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, किस तरह के प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले हैं आने वाले भविष्य में, किन क्षेत्रों में बेहतर उम्मीदें हैं, किन क्षेत्रों में थोड़ा मुश्किलें आने वाली हैं। थोड़ा नहीं, आप ज़्यादा कह सकते हैं, मुश्किलें आने वाली हैं। तो उन्हीं विषयों पर आज हम सब बात करेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर आर्थिक जानकारों का ये मानना है कि अब तक की दुनिया में सबसे बड़ी जो मंदी आई थी, जो डिप्रेशन आया था, वो 1929 की महान मंदी को माना जाता है। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन वही आज तक का सबसे मुश्किल दौर था आर्थिक गतिविधियों के लिए। दोस्तों, ये रिसेशन नहीं, हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। रिसेशन में थोड़ी बहुत गतिविधियां तो भी चलती रहती हैं, लेकिन डिप्रेशन में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है, नकारात्मक चली जाती है। 1929 के बाद ये जो दौर आया है, ये बहुत मुश्किल दौर है। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर में से कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ है कि जब सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से बंद कर दी जाएं। बाकी हमेशा ये होता रहा है, जब भी मंदी आई है, जब भी इस तरह की आर्थिक परेशानियां आई हैं, तो उसमें चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ एक फैक्टर्स की वजह से चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, और फिर वो कड़ियाँ जो आपस में जुड़ी होती हैं, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो उन कड़ियों में कोई कड़ी टूटती है, उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी आर्थिक गतिविधियां एकदम ठप हैं, एकदम बंद हैं। तो इसलिए इसका असर शायद, बहुत सारे आर्थिक जानकारों का मानना है कि उससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। जाहिर सी बात है कि सरकारों को भी इसकी जानकारी है, वो भी इस पर नज़र रख रही होंगी, लेकिन फिर भी हम एक समीक्षा करते हैं कि क्या है और क्या हो सकता है। अब इस दौर में सबसे ज़्यादा जो सलाह दी जा रही है तमाम बुद्धिजीवियों की तरफ से, तमाम आर्थिक सलाहकार जो हैं उनकी तरफ से, वो ये कहा जा रहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाइए। अब हमें ये समझना होगा वर्क फ्रॉम होम के कल्चर का कहाँ कहाँ क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों पर वर्क फ्रॉम होम करना बहुत मुश्किल है, या कह सकते हैं नहीं हो सकता। ऐसे क्षेत्र जैसे पर्यटन का क्षेत्र है, लोग आएंगे जाएंगे नहीं, लोग घूमेंगे टहलेंगे नहीं, तो पर्यटन का क्षेत्र तो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता ना। वो बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों की रोजी रोटी पर्यटन की वजह से, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र दुनिया में हैं, बहुत सारे देश हैं जो पर्यटन पर टिके हुए हैं। अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, पूर्वोत्तर के बहुत सारे राज्य हैं जिनमें पर्यटन एक बहुत बड़ा उनकी आर्थिक गतिविधियों का स्रोत है। तो वो लगभग बंद होने को हैं, और आगे भी बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि अब शायद जैसा कि माना जा रहा है कि बहुत लंबे समय तक हमें एहतियात बरतना पड़ेगा। दूसरा होटल इंडस्ट्री है। अब होटल इंडस्ट्री में आप कितना भी चाहो वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठ के आप होटल में तो नहीं रुक सकते, होटल सर्विसेज का तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री। लाखों करोड़ों लोग उस काम में लगे हुए होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, बहुत सारे लोग अप्रत्यक्ष रूप से। तो वो पूरी की पूरी होटल इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन में जो तमाम सारे वाहन लगे हुए होते हैं, तमाम सारी कैब सर्विसेज हैं, रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, इन सब के क्षेत्र में बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है अभी हाल फिलहाल के लिए। तो इसी तरीके से एविएशन इंडस्ट्री है। जब हम चलेंगे फिरेंगे नहीं, तो वैसा ही प्रभाव एविएशन पे पड़ने वाला है आपका। केटरिंग,
अब चूँकि बहुत सारे आयोजनों पर पाबंदी है और अभी लंबे समय तक जब तक हम कोई इसका पुख्ता इलाज नहीं ढूंढ लेते तब तक आपको बहुत ज़्यादा गैदरिंग करने से बचना है, भीड़ भाड़ से बचना है, तो उस मौके इस तरीके के आयोजन नहीं होंगे। इस वजह से केटरिंग पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है आपका। जो रोज़मर्रा का कमाने वाले रेडी पटरी दुकानदार हैं, मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान में अभी बहुत कम शहरों तक और बहुत कम उन शहरों में भी बहुत कम लोगों तक आपके स्विगी जोमेटो जैसे सर्विसेज पहुंच पाई हैं। अभी बहुत सारा ऐसा रिमोट एरिया है, बहुत सारा रूरल एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है जहाँ ये सब सुविधाएं नहीं हैं। वहाँ रेहड़ी पटरी वाले एक के लिए एक बड़ा मार्केट होता था और उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि जब तक फुटफॉल नहीं होगा, लोग निकलेंगे नहीं, उन तक जाएंगे नहीं, तब तक वो सर्विसेज पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिन पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ने वाला है लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद भी, क्योंकि अभी लंबे समय तक ये गतिविधियां नॉर्मल नहीं हो पाएंगी। कुछ क्षेत्र हैं जहां आप वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को अपना सकते हैं। जैसे आपका एजुकेशन सेक्टर है, इसमें ई लर्निंग प्रोग्राम्स के थ्रू हम जाएंगे, लेकिन उसमें भी आप यकीन मानिए कि बहुत बड़े पैमाने पे रोज़गार की कटौती होगी। ठीक है, टीचर तो काम कर लेगा ऑनलाइन जूम ऐप से, लेकिन जो वहाँ स्वीपर काम करता था उस विद्यालय में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो दाई काम करती थी, जो गेटकीपर काम करता था, जो क्लर्क काम करता था, ऐसे बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ जिनकी नौकरी या तो चली गई है या जाने वाली है। क्योंकि जब हम स्कूलों का उस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो उस तरह के काम करने वाले लोगों की ज़रूरत कम पड़ेगी। इस तरीके से ऑफिस, जो कॉमर्शियल स्पेस पे बड़े बड़े जगहों पे ऑफिस बनते थे, अब जब ऑफिस कल्चर कम होके वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ज़्यादा बढ़ेगा तो उन ऑफिस में जो सपोर्ट स्टाफ होता था उनकी नौकरियों पे भी बड़ा खतरा आने वाला है। इन सब पे सोचना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनका काम बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिनको जैसे ई कॉमर्स कंपनियां हैं, बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा उनका काम। नेटफ्लिक्स है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत तेज़ ग्रोथ आई है उसमें। अमेज़ॉन प्राइम है, उस पर बहुत ग्रोथ आई है। तो कुछ क्षेत्र तो हैं जहाँ ये पॉसिबल है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र है। अच्छा, इंडिया जैसे देश में जहाँ की आपको टेक्निकल नॉलेज ना के बराबर है, टेक्निकल नॉलेज यहाँ पर ना के, जो मोबाइल फ़ोन चलाते भी हैं उनको भी अपना बैंक का ऐप डाउनलोड करने में डर लगता है कि हम कैसे चलाएंगे, कैसे नहीं चलाएंगे, क्या करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है। दूसरी मुश्किल क्या है? दूसरी मुश्किल ये है कि जब नौकरियां जाएंगी आपकी, जब कारोबार कम होगा, और यकीन मानिए जाएंगी नौकरियां जाएंगी, जो लोग नौकरियों में हैं उनके वेतन की कटौती होगी। क्योंकि जब सरकार, जिसके पास इतने संसाधन हैं, अगर उसे अभी 1 महीने के अंदर ये कहना पड़ा कि हम अगले 1 साल तक महंगाई भत्ता नहीं दे पाएंगे अपने कर्मचारियों को, तो प्राइवेट सेक्टर की क्या स्थिति होगी? वो तो बिना कमाए दे ही नहीं सकता। कब तक देगा? 1 महीने 2 महीने जो लोग बहुत नैतिक रूप से और थोड़ा सा मजबूत होंगे वो करेंगे, नहीं तो सामान्यतः अपनी आर्थिक सुरक्षा के आगे दूसरे की आर्थिक सुरक्षा के फ़र्क किसको पड़ता है? बहुत कम लोगों को पड़ता है, बहुत कम लोग ऐसे संवेदनशील होंगे। लेकिन लंबे समय तक तो किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो उसको आगे बढ़ा पाए। तो नौकरियां जाएंगी, लोगों की वेतन की कटौती होगी, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में मांग की कमी होगी, डिमांड क्राइसिस आएगी। और जब मांग की कमी होती है तो वो दौर बहुत बुरा होता है। हिंदुस्तान में तो वैसे भी पिछले काफ़ी समय से डिमांड की कमी देखी जा रही है। मार्केट में उस तरीके का डिमांड हो नहीं रहा है। तमाम लोग मांग कर रहे थे कि सरकार को इस पर कुछ पुश देना चाहिए, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब तो एकदम बंद हो गया। तो जब नौकरियां जाएंगी, लोगों की आय में कटौती होगी, आय कम होगी, तो उसका सीधा प्रभाव मांग पे पड़ेगा। जब मांग कम होगी तो ऑब्वियस ये बात है, खुलने के बाद भी उत्पादन कम रखा जाएगा, क्योंकि मांग ही नहीं है। उत्पादन कम रखने का सीधा तात्पर्य है कि रोजगार देने का जो तरीका है, जिस तरह से रोजगार की डिमांड होती है, वो रोजगार की भी डिमांड कम होगी, और इस तरह से एक साइकिल बनेगी। कम मांग, कम आपूर्ति, कम रोजगार, कम आय, और ये एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जिसे हम कहते हैं, गरीबी का दुष्चक्र जैसा चक्र बन सकता है।
अब इसको रोकने के लिए दुनिया के तमाम बड़े देश एक प्रयास कर रहे हैं कि अपने नागरिकों को लिक्विडिटी दी जाए, पैसा कुछ दिया जाए, और इस तरीके से वो अपनी कुल जीडीपी का लगभग 8 से 11% के बीच तक सारे बड़े देशों ने अनाउंस किया है कि वो अपने जनता को, जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको दे रहे हैं, जो छोटे मझोले उद्योग हैं उनको दे रहे हैं, सीधे उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत वो पैसा मुहैया कराने की डिमांड, लिक्विडिटी बनी रहे। पैसे का लिक्विडिटी रहेगा तो लोग डिमांड उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा जब भी गतिविधियां शुरू होंगी। तो भारत इस मामले में बहुत पीछे है। भारत ने अपनी कुल जीडीपी का केवल अभी 0.8% ही का पैकेज अनाउंस किया है, जो दिया है अभी जनता को। अब आप सोचिए इसको अगर आबादी से कंपेयर करिए, जिनकी आबादी 6 करोड़ है उन्होंने, और जिनकी जीडीपी हमसे ज़्यादा है, वो अगर 10% दे रहे हैं तो वहाँ उनको, उनकी पब्लिक को क्या मिल रहा है। हमारे यहाँ आबादी 135 करोड़ से ज़्यादा है और हमने 0.8% दिया है। मतलब इसको आप अगर डिवाइड करें तो ये बहुत कम पैसा होता है। वैसे भी सरकार ने जो दिया है वो सिर्फ 20% गरीब जनता के लिए अभी अनाउंस किया है सारा कुछ। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास या एमएसएमई, इन सबों के लिए तो अभी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। शायद आगे करे, सरकार की भी नज़र होगी, लेकिन ये करना पड़ेगा। तो अब दो चीज़ें हैं जिस पे आज मैं बात करना चाह रहा था। पहला तो ये कि हम सबको भी इस बात पे नज़र रखनी होगी कि कहाँ कहाँ मौके कम होंगे, कहाँ कहाँ मौके बढ़ेंगे। तो जहाँ मौके कम होंगे वहाँ से तो आपको हटना पड़ेगा, लेकिन जहाँ मौके बढ़ सकते हैं, जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों पे नज़र रखिए आप, उनमें अपने मौके तलाशने के लिए अभी से अपने आप को तैयार करिए। अगर कोई स्किल नहीं है तो उसको डेवलप करिए। इस तरीके से आप अपनी आर्थिक सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं। और सरकार से भी हम सबको ये उम्मीद करनी चाहिए, और ये मुझे लगता है सरकार भी इस पे सोच रही होगी, वो जल्दी से जल्दी लोगों की इस आर्थिक असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा करे, जो हमारी आबादी के हिसाब से होना तो लगभग 20% के आसपास चाहिए, कि हमारी बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन वो शायद प्रैक्टिकल नहीं होगा। फिर भी 10% से 11%, 12% के आसपास का एक पैकेज बनाना पड़ेगा, जिसमें लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के साथ साथ एमएसएमईज, जो एक बड़ा हिस्सा रोजगार का उपलब्ध कराती हैं, इन सब को एक राहत पैकेज, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में देना पड़ेगा। ये निहायत ज़रूरी है, तभी अर्थव्यवस्था को हम कुछ हद तक बचा सकते हैं। नुकसान तो होना तय है, बड़ा नुकसान होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक बचा सकते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी नागरिक के तौर पे है कि हम अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करें, और सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों में आर्थिक असुरक्षा की भावना पनपने ना पाए, इसके व्यापक प्रयास अभी से शुरू कर दें। तो आज इतना ही दोस्तों। आगे फिर हम लोग, अभी मैं एक दिन और आपसे इस मसले पे बात करूँगा कि हमारे यहाँ कैटेगरी वाइज इनकम ग्रुप क्या है और किस इनकम ग्रुप पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है। जिसके लिए सरकार ने किया है उसकी क्या स्थिति है, जिनके लिए नहीं किया है उनकी क्या स्थिति होने वाली है, स्पेशली मिडिल क्लास की क्या स्थिति होने वाली है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। और आप और भी किसी मुद्दे पे अगर चाहते हैं कि उस पर हम चर्चा करें, उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, कुछ बात करूँ आपसे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि मैं उस पर भी कुछ आपको जानकारी उपलब्ध करा सकूँ। लेकिन आप खुद को तैयार करिए, खुद को मोटिवेट करिए, खुद पैनी नज़र रखिए। सिर्फ अफसोस करने से कुछ नहीं होगा बैठ के घरों में, आप उस पर नज़र रखिए, अपनी तैयारियां करिए। नए क्षेत्रों में कहाँ अवसर आ सकते हैं इसके बारे में अभी से अवेयर रहिए, और उसके लिए खुद को ट्रेंड करिए। खुद को जिस तरीके से भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, उन सारे संसाधनों की कोशिश करिए कि उन संसाधनों का इस्तेमाल करके आप खुद को तैयार कर सकें। और फिर मैं कहना चाहूँगा, सामाजिक दूरी बना के रखिए, हाथों को लगातार धोते रहिए, बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर बिल्कुल मत निकलिए। अपने आसपास जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनका ख्याल रखिए। और इसी के साथ फिर मिलेंगे हम सब किसी नए विषय के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।